हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में या केमिकल कंट्रोल में हमने अभी तक पढ़ा कि हार्मोन कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स कौन से हार्मोन सिक्रीट करती हैं। अब हम देखेंगे कि हार्मोन्स जो है वो एक्शन कैसे करते हैं, वर्क कैसे करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ने से पहले हमें याद करना पड़ेगा कि हमने देखा था कि जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, वो अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स हो सकते हैं, वो पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स हो सकते हैं, वो प्रोटीन्स हो सकते हैं और वो स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो स्टेरॉइड होते हैं वो होते हैं लिपिड सॉल्युबल, और बाकी ये जो सभी होते हैं अमीनो एसिड डेरिवेटिव, पेप्टाइड्स एंड पॉलीपेप्टाइड्स और प्रोटीन, वो जो होते हैं वो लिपिड्स में सॉल्युबल नहीं होते, और इसलिए इन दोनों के एक्शन के लिए जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो दो जो हेडिंग्स है उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जो हार्मोन्स है वो उनका एक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रासेल्युलर रिसेप्टर और हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। ठीक है, ओके, तो जो सॉल्युबल होते हैं लिपिड में, स्टेरॉइड्स जैसे कि, उनके लिए जो मैकेनिज्म है वो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर के द्वारा होती है, और वो हार्मोन जो कि इनसोल्यूबल होते हैं लिपिड में, जैसे कि बाकी सारे हार्मोन्स जो हैं जैसे कि एड्रेनलिन, इंसुलिन, FSH। ठीक है, तो बाकी सभी जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव हैं, पेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सारे हार्मोन्स काम करेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर रिसेप्टर के थ्रू। अब इसका क्यों महत्व है, लिपिड सॉल्युबिलिटी का क्या महत्व है, ये मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, इसके पहले रिसेप्टर में बता दूँ कि हमने देखा कि जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं, वो रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करते हैं। क्या होता है, हमने देखा था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं, हार्मोन ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है और फिर वहाँ से जो हार्मोन है वो टारगेट ऑर्गन की तरफ चला जाता है। और टारगेट ऑर्गन में क्या होता है, टारगेट ऑर्गन में होते हैं रिसेप्टर, और रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर द हार्मोन्स। ठीक है, तो उस हार्मोन के लिए टारगेट ऑर्गन पे रिसेप्टर होते हैं, जिससे जुड़कर वो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और उस कॉम्प्लेक्स के कारण फर्दर एक्टिविटी होती है। ठीक है, तीसरा एक और कॉमन पॉइंट वो ये है कि एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स की को या तो ये एक्टिव करते हैं या सिंथेसिस करते हैं, और इस प्रकार जो एंजाइम फॉर्म होते हैं या एक्टिव होते हैं वो फर्दर एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कैटालाइज करते हैं, और इस प्रकार ये जो हार्मोन्स होते हैं एंजाइम सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन एक्शन हो पाता है। ठीक है, तो किसके थ्रू, एंजाइम्स के थ्रू ये करते हैं। अब जैसा कि मैं बताया कि
इनसॉल्युबल इन लिपिड एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं, सॉल्युबल इन लिपिड इंट्रासेल्यूलर के थ्रू। इसका ये मतलब है कि जो सेल की मेम्ब्रेन होती है वो हमें पता है कि लिपिड से बनी हुई होती है। तो जो टारगेट सेल है उसके अंदर जाने के लिए हार्मोन का लिपिड सॉल्युबल होना जरूरी है, लेकिन चूंकि जो बाकी जो हार्मोन है जो कि लिपिड में सॉल्युबल नहीं होते, वो लिपिड में सॉल्युबल नहीं होने के कारण वो अंदर नहीं जा सकते। और दूसरा एक और कारण है कि जो उनका मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर साइज जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से वो सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाते। और इसीलिए ऐसे हार्मोन जो कि इनसॉल्युबल होते हैं लिपिड में, उनके लिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी वॉल पे रिसेप्टर होते हैं जिसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर कहा गया है। तो ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर सेल्स के बाहर होते हैं जिनसे कि हार्मोन्स जुड़ के और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर फर्दर जो है एक्शन होती है। जबकि इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर, चूंकि ये जो हार्मोन है स्टेरॉइड मेनली जो कि सोल्यूबल होता है लिपिड में, ये सेल वॉल को पार करके अंदर आ सकता है और इसलिए वो उसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो सेल के अंदर होते हैं और इसलिए इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर की थ्रू वो काम कर पाते हैं जो हार्मोन लिपिड में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों मैकेनिज्म के थ्रू हम देखेंगे कि क्या एक्शन होती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं देख रही हूँ वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू। ठीक है, तो इसके द्वारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, ये सभी हार्मोन्स जो हैं इनसे जो बने हुए हार्मोन्स हैं वो इनके द्वारा काम करते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के द्वारा। अब एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर में भी दो मैकेनिज्म हो सकती है, दो वेज में जो है हार्मोन एक्शन हो सकता है। सबसे पहला तो है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, या CAMP। ठीक है, CAMP जो कि है साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इसे कहा जाता है CAMP। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द हार्मोन्स जो रहते हैं वो ये CAMP बनाते हैं, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, और इसे जो है सेकेंडरी मैसेंजर कहा जाता है। सेकेंडरी मैसेंजर जो है कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे कि एक GAMP है, ठीक है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट करके एक है, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, CGMP जिसे कहा गया है वो मैं बाद में बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर या तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के द्वारा काम किया जाता है वो या तो एक सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू किया जा सकता है और या फिर चेंज इन परमेबिलिटी किया जा सकता है बाय चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम देख रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। अब इन दिस केस क्या होता है कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर में क्या होता है, जब एक हार्मोन आता है, हार्मोन जो है सेल वॉल पे जो मौजूद एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर है उससे जुड़ता है और वो बनाता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इन दिस केस जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनता है उसे कहा गया है फर्स्ट मैसेंजर। ठीक है, और ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम जिसका कि नाम है एडिनिल साइक्लेस। ठीक है, एडिनिल साइक्लेस।
और ये एडिनिल साइक्लेस एक एंजाइम है जो कि क्या बनवाता है, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनवाता है फ्रॉम द एटीपीज। ठीक है, तो ये जो एडिनिल साइक्लेस है ये एटीपीज से CAMP बनाता है। ठीक है, CAMP, ठीक है, CAMP। तो साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट किससे बना रहा है, एटीपी से। और ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है और ये फर्दर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है जो कि कास्केड इफेक्ट में क्या करती है, फर्दर जो इफेक्ट है हार्मोन का वो प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो CAMP है ये फर्दर क्या करता है, स्टिमुलेट द एंजाइम एक्शन। और ये एंजाइम एक्शन जो है ये फर्दर एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है और इस प्रकार जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू हार्मोन काम करते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं किसका, सेकेंडरी मैसेंजर का, जिसे कि हमने साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इस प्रोसीजर में देखा है। किसके द्वारा बनता है, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है वो एक एंजाइम एक्टिवेट कराते हैं जिसे कि एडिनिल साइक्लेस कहा गया है। ये एडिनिल साइक्लेस एटीपी से साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बनवाते हैं और ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट फर्दर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और एक कास्केड इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसके के द्वारा जो एक्शन है वो एम्पलीफाई होने लगता है। और एम्पलीफाई होने के कारण क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ हार्मोन जो है वो सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ जो एक्टिविटी है उसे कॉज करते हैं। ठीक है, तो जो टारगेट सेल है उसमें सेवरल मॉलिक्यूल्स की जो एक्टिविटी है वो कॉज करते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ हार्मोन। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम देखेंगे इंसुलिन में कि कैसे इंसुलिन जो है एक्ट करता है सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू। सॉरी। ठीक, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर में फर्स्ट तो हमने देखा सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू, सेकेंड हम देख रहे हैं चेंज इन परमेबिलिटी ऑफ सेल वॉल। ठीक है, तो इन दिस केस क्या होता है, ओके, एक और बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये जो सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू हम देख रहे हैं कि कैसे सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू वर्क होता है, तो एड्रेनलिन जो है या एपिनेफ्रिन वो इसी causes release of glucose from liver cell। ठीक है, तो इसमें क्या कहा है उन्होंने कि जो इसका एग्जाम्पल जो है जो कि सेकेंडरी मैसेंजर के थ्रू जो हार्मोन एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल एपिनेफ्रिन हार्मोन का है कि एपिनेफ्रिन हार्मोन जब रिलीज होता है तो वो इसी प्रोसीजर के थ्रू साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बना के और सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज रिलीज करवाता है फ्रॉम द लिवर सेल्स। ठीक, तो इसका एक एग्जाम्पल हो गया सेकेंडरी मैसेंजर का। जो दूसरा है चेंज इन परमेबिलिटी, इसमें क्या होता है कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या करता है, ये सेल की परमेबिलिटी में चेंज कर देता है। ठीक है, इट चेंजेस सेल वॉल परमेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक सब्सटेंस। ठीक है, एक स्पेसिफिक सब्सटेंस के लिए ये सेल की परमेबिलिटी को चेंज कर देता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन जो है सेल्स की जो परमेबिलिटी है उसे चेंज कर देता है जिससे कि ग्लूकोज जो है वो ज़्यादा सेल्स में आने लगता है और उसके कारण इंसुलिन के कारण जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज अपटेक कर पाती हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू कैसे हमारे हार्मोन जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक है, ओके, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि एड्रेनलिन, इंसुलिन, एफएसएच ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू काम करते हैं। तो यदि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आए कि हार्मोन एक्शन की जो मैकेनिज्म है एड्रेनलिन की या इंसुलिन की या एफएसएच की, तो आपको
ये जो है ये लिखना है, ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू हार्मोन एक्शन होता है वो आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना हार्मोन एक्शन थ्रू एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। अब हम देखने वाले हैं हार्मोन एक्शन थ्रू इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो हम देख रहे हैं हार्मोन एक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो, जिसमें हम देखा हमने कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर के थ्रू कैसे हार्मोन एक्ट करते हैं। इसमें तो एग्जांपल्स हैं जिनकी एक्शन हम देखेंगे कि एक तो इंसुलिन और दूसरा है एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, जिसका कि हम मॉलिक्यूलर जो मैकेनिज्म है वो देखेंगे। अभी हमने सुपरफिशियल लेवल पे हमने देखी कि या तो सेकेंडरी मैसेंजर बना देते हैं या फिर परमेबिलिटी में चेंज कर देते हैं। तो अब हम मॉलिक्यूलर जो एक्शन है इन एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। तो इंसुलिन की हम सबसे पहले देख रहे हैं। इंसुलिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन जो है इंसॉल्युबल होता है लिपिड में और इसलिए वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू काम करता है। इंसुलिन के लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है, ठीक है, ये सेल वॉल हम देख रहे हैं जिसमें लिपिड मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, डिफरेंट चॉक्स यदि हम यूज़ करेंगे तो ठीक। तो ये जो है ये मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है कि जो रिसेप्टर्स रहते हैं इंसुलिन के लिए सेल वॉल पे वो किस तरह रहते हैं। तो यहाँ पे जो है इंसुलिन जो होता है एक पॉलीपेप्टाइड है और जो ये इंसॉल्युबल होता है लिपिड में, और इंसुलिन के लिए जो है हेट्रा टेट्रामेरिक जो होती हैं 4 सब यूनिट्स होती हैं इसके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं। और ये जो टेट्रामेरिक इसकी जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 बॉडीज हैं, 4 मॉलिक्यूल्स हैं। तो ये जो इसके लिए यूनिट्स होती हैं रिसेप्टर की, इसे कहते हैं हेट्रा टेट्रामेरिक बॉडीज या सब यूनिट्स। इसमें जो होता है 2 सब यूनिट्स होती हैं, एक होती है अल्फा सब यूनिट्स, 2 अल्फा सब यूनिट्स और 2 बीटा सब यूनिट्स।
ठीक है। तो जब इंसुलिन जो है, जब इंसुलिन इन रिसेप्टर से जब सेल वॉल पे आता है सर्कुलेशन के थ्रू, तो इंसुलिन जो हमारा रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे अल्फा सब यूनिट से जुड़ जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन जो रहता है ये किससे जुड़ जाता है, 2 अल्फा सब यूनिट से वो जुड़ जाता है। और जब वो 2 अल्फा सब यूनिट से जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स होता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ठीक है, 2 अल्फा यूनिट्स के सब यूनिट्स के साथ जब हमारा इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं तो वो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ये करते हैं एक्टिवेट 2 बीटा सब यूनिट्स, और ये बीटा सब यूनिट्स क्या बन जाती हैं, एक एंजाइम बन जाती हैं, और वो एंजाइम कहलाता है टायरोसिन काइनेज। ठीक है, और ये टायरोसिन काइनेज जो है, ठीक है, क्या बनती है, जो बीटा सब यूनिट्स हैं ये टायरोसिन काइनेज बन जाती है एक्टिवेट होके। और ये टायरोसिन काइनेज क्या करवाता है, ये फॉस्फोरिलेशन कराता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यूज। वो टायरोसिन रेसिड्यूज जो कि कहाँ रहता है, जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है, उस टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन कराता है। और ये जो टायरोसिन का फॉस्फोरिलेशन होता है, फॉस्फोरिलेशन मतलब कि उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है वो जुड़ जाता है, और इस प्रकार टायरोसिन में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है और वो फर्दर एक्टिविटी कॉज करता है। ठीक है, इसके साथ ही, ठीक है, तो सबसे पहला ये जो कहलाता है, ओके, तो ये सबसे पहली जो प्रोसेस कहलाती है, ये कहलाती है फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इस प्रकार जब हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो ये सारी प्रोसेस कराता है। उसके बाद होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है, वो कैसे होता है, ठीक है, पर्टिकुलर इंसुलिन की एक्शन हम पढ़ रहे हैं कि इंसुलिन कैसे एक्ट करता है। ठीक है, तो जब फॉर्मेशन होता है किसका, टायरोसिन काइनेज का, तो उसके बाद दूसरी प्रोसेस चालू होती है और वो होती है सेकेंडरी मैसेंजर बनाने की। क्या होता है कि जब ये टायरोसिन काइनेज बन जाता है तो ये टायरोसिन काइनेज क्या करता है, एक जी प्रोटीन नामक जो सब्सटेंस रहता है, जी प्रोटीन, उसको ये एक्टिवेट करता है, जिसे कि जी प्रोटीन कहा गया है। ठीक है, इंट्रासेल्यूलर। अब जो एक्टिविटी हो रही है वो इंट्रासेल्यूलर हो रही है। ये जो एक्टिविटी थी एक्स्ट्रा सेल्यूलर थी, कॉम्प्लेक्स बना, टायरोसिन काइनेज एक्टिवेट हुआ और उसने टायरोसिन रेसिड्यू जो कि साइटोप्लाज्म में है उसका फॉस्फेट ग्रुप उसमें जुड़ा, जिसे कि फॉस्फोरिलेशन कहा गया। ठीक है, अब जो बात हो रही है वो इंटरनल हो रही है, इंट्रासेल्यूलर हो रहा है, और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर है ये इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटी है। ठीक है, तो इंट्रासेल्यूलर एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ। ठीक है, और ये जो जी प्रोटीन होता है ये एक प्रोटीन जिसको कि कहा गया फॉस्फेडाइएस्ट्रेज। ठीक है, ये फॉस्फेडाइएस्ट्रेज क्या करता है, ये एक एंजाइम है। ठीक है, और ये एक एंजाइम जो है ये ब्रेक डाउन करवाता है किसका, ठीक है, ओके, ये ब्रेक डाउन करवाता है फॉस्फेट टाइडिल एस्ट्रेज, आइनोसिटॉल
4,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, एक कंपाउंड है जो कि साइटोप्लाज्म में रहता है, फॉस्फेटाइडिल आइनोसिटॉल 4,5-बाइफॉस्फेट। ठीक है, ये कंपाउंड है जो कि किस में रहता है, साइटोप्लाज्म में, और इसको जो है ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करवाता है फॉस्फेटाइड डाइएस्ट्रेज। ठीक है, फॉस्फेटाइड डाइएस्ट्रेज। ओके, और इसका जो ब्रेक डाउन होता है वो 2 मॉलिक्यूल में होता है, IP3 और DC। ये IP3 और DC क्या है, आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसिल ग्लिसरॉल। ठीक है, ये 2 सब्सटेंस में फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल 4,5-बाइफॉस्फेट जो कंपाउंड है, ये 2 कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाता है, एक आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और एक डाइएसिल ग्लिसरॉल। अब ये जो दोनों हैं IP3 और DC, ये सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं। ठीक है, दीज आर सेकेंडरी मैसेंजर, और ये फर्दर जो एक्टिविटी है उसे कॉज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें जो IP3 होता है आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट, ये क्या करवाता है, रिलीज करवाता है किसको, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये जो IP3 होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज करवाता है, और कैल्शियम जो होता है फर्दर एक्टिवेट करता है जो फर्दर जो एक्टिविटी होती है उसे ये प्रमोट करता है। ठीक है, एक्टिवेट फर्दर रिएक्शंस। ठीक, और जो डाइएसिल ग्लिसरॉल होता है, ठीक है, ओके, तो ये समझ में आ रहा है अपने को। इंसुलिन का एक्शन हम देख रहे हैं कैसे। इंसुलिन ने सबसे पहले क्या किया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स ने बीटा सब यूनिट्स को एक्टिवेट कर दिया, जो कि टायरोसिन काइनेज बन गई। टायरोसिन काइनेज का फॉस्फोरिलेशन जो हुआ टायरोसिन का उसने करवाया, और साथ ही उसने एक्टिवेट किया किसे, जी प्रोटीन को। जी प्रोटीन ने फॉस्फेटिडाइएस्ट्रेज, ओके, फॉस्फेटिडाइएस्ट्रेज एंजाइम को इसने एक्टिवेट कराया, जिसने कि ब्रेक डाउन करवाया किसका, फॉस्फेटिडाइल आइनोसिटॉल 4,5-बाइफॉस्फेट, जो कि आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट और डाइएसिल ग्लिसरॉल में ब्रेक डाउन हो गया। आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट ने कैल्शियम रिलीज करवाया, जिसने कि फर्दर एक्टिविटी की। ठीक, ओके, साथ ही ये जो डाइएसिल ग्लिसरॉल होता है, ये भी एक प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज सी। ठीक है, उसे क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और इस प्रकार ये दोनों जो हैं फर्दर क्या काम करते हैं, एम्प्लीफाई करते हैं एक्शन ऑफ हार्मोन को। ठीक है, एम्प्लीफाई कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है कि जो हार्मोन था उसने इतनी एक्टिविटी करवाई, उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म हुआ, और ये जो सेकेंडरी मैसेंजर था ये क्या करता है, जो हार्मोन एक्शन के कारण जो एक्टिविटी हो रही है उसे ये मल्टीप्लाई करता जाता है, और इस प्रकार जो IP3 और DC जिसे कि सेकेंडरी मैसेंजर कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जो हार्मोन की एक्शन है उसे एम्प्लीफाई कर रहे हैं, उसे बढ़ा रहे हैं, वो एक कास्केड इफेक्ट में काम करते हैं। ठीक है, कास्केड इफेक्ट क्या होता है कि एक रिएक्शन होने से जो है बहुत सारी रिएक्शंस जो होती हैं एंजाइम्स की वो एक्टिवेट होती हैं, जिसे कि कास्केड इफेक्ट कहा जाता है, और इसके कारण जो
हार्मोन एक्शन है वो एम्पलीफाई होती है, मल्टीप्लाई होती रहती है, और इसीलिए हम देखते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं बहुत ही थोड़ी मात्रा में वो काफ़ी होते हैं कुछ एक्शन के लिए, कुछ एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये इंसुलिन के मैकेनिज्म हमने देखी कि वो कैसे एक्ट करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है और फिर जो पूरी एक्टिविटी है, एंजाइम सिस्टम है, उसे ये एक्टिवेट कर देता है और इस प्रकार इंसुलिन जो है हमारी बॉडी सेल्स में काम करता है। अब हम इसके बाद देखेंगे कि एपिनेफ्रिन जो है वो कैसे काम करता है। एपिनेफ्रिन भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर के थ्रू ही काम करता है। कैसे मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है उसकी, वो हम फर्दर देखते हैं।